हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक स्टार्ट किए थे और उसमें हमने इंट्रोडक्शन, क्या क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा और कैसे यूनिट कन्वर्सन करेंगे उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अभी आज हमें पढ़ना है किसके बारे में, जिसको हम मैक्सवेल स्क्वायर बोलते हैं और मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं और कुछ लोग उसे मैक्स बॉर्न स्क्वायर भी बोलते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आपको थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सिमम रिलेशनशिप, मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा अगर आप इस ट्रिक को याद रखोगे। नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा और रट्टा मारने से कुछ याद नहीं रहता। तो ये ट्रिक जानना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे क्या, मैक्स बॉर्न स्क्वायर के बारे में, जिसको हम मैक्सवेल स्क्वायर भी कोई कोई बोलते हैं और बॉर्न स्क्वायर भी बोलते हैं, और इसका और एक नाम है क्या, मैजिक स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको जैसे बताया था, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्लोज सिस्टम जो हमारा है, क्लोज सिस्टम के लिए हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। और जाम में सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए है और नेट वालों के लिए ओपन सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्लोज सिस्टम जो पढ़ेंगे उसमें मैंने आपको बोला था दो टाइप का आएंगे चीज। एक आएगा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आएगा, दूसरा आएगा क्या, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में हमें क्या क्या पढ़ना था, एच के बारे में पढ़ना है, ए के बारे में पढ़ना है, जी के बारे में पढ़ना है और यू के बारे में पढ़ना है। एच है एंथैल्पी, ए है क्या, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जी है क्या, गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, और यू है मेरा इंटरनल एनर्जी। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। और पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे, एस रहेगा, टी रहेगा, पी रहेगा और वी रहेगा। एस मतलब एंट्रोपी, टी मतलब क्या, टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर और वी मतलब वॉल्यूम। तो इन लोगों के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, इन लोगों के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, उसके बारे में हमें जानना है और उसको हमें डिटरमाइन करना है। तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं, मैक्सवेल स्क्वायर को यूज करके कर सकते हैं और मैक्स बॉर्न स्क्वायर। क्योंकि इसका नाम मैक्स बॉर्न स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसको साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न ने दिया था। जो साइंटिस्ट थे मैक्स बॉर्न, उन्होंने इस स्क्वायर को बनाया था और इसको दिया था। तो इसको यूज करके हम रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम मैक्सवेल स्क्वायर के बारे में पढ़ने। तो मैक्सवेल स्क्वायर में याद रखना, एक ट्रिक बताता हूं। हर वक्त एक पहले स्क्वायर ड्रॉ कर देना। एक क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ कर देना। उसके बाद क्या होगा, जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं वो स्क्वायर के किस में रहेंगे, स्क्वायर के जो हमारा स्क्वायर के जो ये पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स है, उस कॉर्नर पॉइंट्स पे रहेंगे। और जो पोटेंशियल है वो रहेगा कहाँ पे, उसका जो साइड है, ये जो साइड है उस साइड के ऊपर कैसा रहता है, देखिए ए टी, इस टाइप का रहता है। और उसके बाद क्या होगा, एस से टी तक एक डायरेक्शन ऐसा आएगा, एरो आएगा, पी से वी तक एक एरो आएगा। इसको बोलते हैं क्या, बॉर्न स्क्वायर और मैक्स बॉर्न स्क्वायर और मैक्सवेल स्क्वायर इसे बोलते हैं। तो इस स्क्वायर को याद रखने के लिए कैसे याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक है SUV एट गुजरात, पंजाब, हरियाणा। SUV एट गुजरात, पंजाब और हरियाणा। आपको पता है SUV जो कार होता है, एट गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। तो ऐसा अगर आप याद रखोगे तो S से एक आएगा, उसके बाद U आया, उसके बाद V आया, उसके बाद A आया, T आया, G आया, P आया और H आया। तो आप पूरा मैक्सवेल स्क्वायर को याद रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, एरो होगा, कहाँ से कहाँ तक, एरो जो होगा, एक एरो होगा S से T तक, दूसरा एरो होगा P से V तक। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप फटाफट इसको लिख लीजिए। इस ट्रिक को यूज करके आप
याद रख सकते हो। बहुत सारे ट्रिक है। एक ट्रिक है कि सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ऑल यू, इस टाइप का है। पर ये वाला मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपका पोटेंशियल और आपका पैरामीटर्स दोनों ही एक ही ट्रिक में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर के बारे में। तो मैक्सवेल रिलेशन में पहला क्या आएगा? पहला आएगा रिलेशन, आप लिखिए। तो फर्स्ट सेट ऑफ रिलेशन कौन सा आएगा? फर्स्ट सेट ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट सेट ऑफ रिलेशन में हम क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के रूप में लिखेंगे। मतलब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर के थ्रू हम एक्सप्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले हम पकड़ लेते हैं एच के लिए लिखेंगे। तो एच के लिए लिखेंगे तो पहले लिख देना है डी एच। क्या लिख देना है? डी एच। उसके बाद देखना है कि एच के पास कौन कौन सा है, एस है और पी है, दोनों एच के पास है। तो लिख देना है डी एस और डी पी। क्या लिख देना है? डी एस और डी पी, क्योंकि एच के पास एस भी है और पी भी है। उसके बाद क्या करना है? देखना है कि एस जो है उसका डायगोनली जाना है। मतलब जो एरो है और जो डायगोनल है एस के डायगोनल में जाना है। तो एस के डायगोनल में कौन है? टी है। पी के डायगोनल में कौन है? भी है। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या आएगा? साइन कन्वेंशन का बात आएगा। उसके बाद आएगा साइन कन्वेंशन की किसका साइन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा या एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा। तो जानना है कि ये जो है ना, ये जो है, अगर एरो हेड में रहे तो पॉजिटिव होंगे, अगर एरो के टेल में रहे तो नेगेटिव होंगे। तो एरो जो है, ये मेरा एक एरो है, तो इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं क्या? टेल। तो ये लोग अगर एरो के हेड में रहे तो क्या होगा? पॉजिटिव होंगे। एरो के टेल में रहे तो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो मैं लिख दूंगा क्या? भी कहाँ पे है? एरो के हेड में तो ये पॉजिटिव। टी कहाँ पे है? हेड में, तो ये भी पॉजिटिव। तो मुझे एक्सप्रेशन मिल गया कि मेरा जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो एक्सप्रेस हो गया थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स के बेसिस पे, और उसके रूप में मेरा एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। वैसे आप डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हो। जैसे डीजी का अगर देखें, डीजी का, जी का मतलब डीजी, जी के पास कौन कौन है? पी है और टी है। तो पहले लिख देना है डीपी, लिख देना है डीटी, लिख देना है। ठीक है। उसके बाद पी जा रहा है कहाँ पे? भी पे। पी जा रहा है भी पे। उसके बाद टी जा रहा है कहाँ पे? एस पे। ठीक है। उसके बाद मेरा जो भी है वो एरो के हेड में है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। पर मेरा जो एस है वो एरो के क्या है? टेल में है, तो ये हो गया क्या? माइनस हो गया। ये हो गया माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करना है? पहले जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसका क्या लिखना है? डी के टर्म्स में उसको लिखना है। उसके बाद उसके आसपास जो है उनको भी डी के हिसाब से लिखना है। मतलब डीएस लिखा, डीपी लिखा। देन क्या करना है? उसको एरो से लेके जाना है। एस अगर है, डीएस है तो टी रहेगा, डीपी है तो एरो में आएंगे तो क्या होगा? डायगोनली आएंगे तो मेरा भी रहेगा। समझ में आया? तो एरो के हेड में अगर ये लोग होंगे तो मेरा पॉजिटिव होगा, एरो के टेल में अगर होंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद डीए के लिए भी मैं लिख सकता हूं, डीए इक्वल टू क्या होगा? डीए इक्वल टू क्या होगा? क्या क्या है? टी है और भी है, तो मैं लिख सकता हूं डी टी, लिख सकता हूं डी भी लिख सकता हूं। मेरा भी कहाँ पे जा रहा है? पी के ओर, तो पी लिख दिया। टी कहाँ पे जा रहा है? एस के ओर, तो एस लिख दिया। एस और पी दोनों ही एरो के टेल में प्रेजेंट है, इसीलिए दोनों ही माइनस हो गए। इसलिए दोनों ही क्या हो गए? माइनस हो गए। उसके बाद आते हैं हम यू पे, मतलब इंटरनल एनर्जी पे। तो डी यू इक्वल टू क्या है? डी एस और डी भी होगा, क्योंकि ये दोनों है उसके पास। उसके बाद एस जाएगा कहाँ पे? टी पे, और भी जाएगा कहाँ पे? पी पे।
एस जाएगा टी पे, भी जाएगा पी पे। उसके बाद देखिए पी के पास क्या है, टेल है, तो ये माइनस हो गया। टी के पास क्या है, हेड है, तो ये हो गया प्लस। तो मुझे ये चार रिलेशन मिल गया, मुझे ये चार रिलेशन मिल गया मैक्सवेल स्क्वायर को यूज करके। तो ये चारों रिलेशन आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट पूछेगा, नहीं तो इनकरेक्ट। और आपको अगर मैक्सवेल स्क्वायर पता नहीं है तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो इसको यूज करके आप ऐसे रिलेशंस निकाल सकते हो। तो ये तो फर्स्ट सेट ऑफ रिलेशन है, ठीक है। अच्छे से फिर से बता दे रहा हूं, एक बार फाइनल बार देखना है कि जो पोटेंशियल को आपने पकड़ा है उसके आसपास कौन कौन है उसको देखना है। उसके बाद इसको भी डी के टर्म्स में लिखना है, इन दोनों को भी डी के टर्म्स में लिख देना है। उसके बाद P अगर है तो P का डायगोनल जाएंगे तो क्या आएगा, V आएगा। P तो DP के साथ V मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही T के डायगोनल में जाएंगे तो क्या आएगा, S आएगा, तो DT के साथ S का मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद ये जो पैरामीटर्स आए डायगोनल जाने के बाद उनका क्या है, वो एरो के हेड में है या टेल में है वो देखना है। अगर वो एरो के किस में है, हेड में है तो पॉजिटिव होगा, टेल में है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट सेट ऑफ रिलेशन। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देन हम आएंगे सेकेंड सेट ऑफ रिलेशन के ऊपर, जिसको बोलते हैं क्या, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस। जो सेकेंड सेट ऑफ रिलेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स। मतलब जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है उनको वेरिएबल भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो वो जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं और उनके बीच में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव का रिलेशन को बोलते हैं क्या, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। मतलब यहाँ पे और पोटेंशियल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और पैरामीटर्स का ही पार्शियल डेरिवेटिव का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले हम लिख देंगे, हमारा स्क्वायर बना देंगे। कैसा था, SUV एट गुजरात पंजाब हरियाणा, ठीक है। उसके बाद S से T के और डायरेक्शन दे देंगे, P से कहाँ से, V के और डायरेक्शन दे देंगे। स्क्वायर अच्छे से बना दो। तो S से T के और बना देंगे, P से V के और डायरेक्शन दे देंगे। समझ में आया। उसके बाद रिलेशनशिप कैसा होगा देखिए। उसके बाद रिलेशनशिप कैसा होगा कि मैं अगर ऊपर के साइड में पैरामीटर्स का ऐसे जाऊं तो नीचे के साइड में भी इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, मैं लिखूंगा डेल्टा S बाय डेल्टा P, डेल्टा S बाय डेल्टा P इक्वल टू लिखूंगा डेल्टा V बाय डेल्टा T। पहला मेरा स्टेप है क्या, डेल्टा S बाय डेल्टा P इक्वल टू लिखूंगा मैं डेल्टा V बाय डेल्टा T। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है देखिए कि पहले मैं यहां से देखिए ऐसे गया,
पहले मैं ऐसे गया, उसके बाद कैसे आऊँगा, ऐसे आना है। मतलब एक स्टेप जाना है, उसके बाद एक स्टेप आगे जाना है, आगे बढ़ना है। तो मेरा क्या आ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ा तो मेरा टेम्परेचर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टी हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, कांस्टेंट टी। उसके बाद इसमें भी देखो, भी से टी जा रहे हो, उसके बाद ऐसे गए पहले, देन जाओगे ऐसे ऊपर। मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ज़्यादा स्टेप आपको मूव करना है। तो क्या होगा, भी से टी जा रहे हो, टी से कहाँ जाओगे, पी जाओगे, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पी। ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो पहले क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक डायरेक्शन में गए और उसके बाद वहां से और एक स्टेप आप आगे चले गए सेम डायरेक्शन में। मतलब ये कैसा जा रहा है, ये जा रहा है मेरा एंटी, ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मूव किया। ठीक है, तो मैं कहाँ से गया, एस से पी तक गया, पी से उसके बाद टी तक गया। ठीक है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा पी हो जाएगा, और जहाँ लास्ट में गया वो हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बाहर जो ऐसे करके लिखा रहता है सब्सक्रिप्ट देके, उसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट है वो। उसके बाद मैं भी से टी तक गया, तो पहला स्टेप हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। उसके बाद क्या होगा, टी से मैं पी तक जाऊंगा, तो कांस्टेंट हो गया क्या, पी हो गया। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट हो गया मेरा क्या, पी हो गया। उसके बाद हमें साइन देखना है। तो साइन डिपेंड करेगा ये जो टर्म्स हैं पी और टी उनके ऊपर। तो अभी देखिए मेरा टी जो है वो एरो के किस में है, वो एरो के हेड में है, इसलिए ये वाला पॉजिटिव रहेगा। और मेरा जो पी है वो एरो के किस में है, टेल में है, इसलिए वो नेगेटिव रहेगा, इसलिए वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये लिख लिया। उसके बाद इसको हम क्या, उसको हम मतलब फ्लिप भी कर सकते हैं। जैसे ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट पी। मतलब यहाँ पे भी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, तो वो भी मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक सेट से मुझे दो रिलेशन मिल गए मैक्सवेल के। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों रिलेशन को आप लिख लीजिए। ठीक है, देन हम आते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन देखने के लिए। सेकेंड एक्सप्रेशन को आते हैं, तो हम पहले यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। उसके बाद हम उल्टा भी जा सकते हैं, मतलब P से S तक और यहाँ से T से V तक। ठीक है, T से V तक। तो पहले क्या बोला था, एक स्टेप में P से S आओगे, दूसरे स्टेप में कहाँ से, S से V जाओगे। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा P बाई डेल्टा S एट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाय डेल्टा वी, डेल्टा टी बाय डेल्टा वी। उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, तो ये आएगा कहाँ पे, एस पे। एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरा जो वी है वो ब्रिज हेड में है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। एस जो है वो ब्रिज के टेल में है, इसलिए नेगेटिव रहेगा, इसलिए ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं और एक ऐसे उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट एस। ठीक है, तो ये और दो एक्सप्रेशन मिल गया और दो रिलेशन मिल गया मेरे। ठीक है,
तो यहाँ पहले ये गया, उसके बाद ऐसे आए, नीचे वाले में पहले ऐसे आए, उसके बाद ऊपर गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, अगर हम पी से टी को गए तो इस साइड भी कहाँ से जाएंगे, एस से भी को जाएंगे। तो पहले हो गया ये, तो पी से टी तक जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट जाएंगे, उसके बाद सेकंड में जाएंगे टी से भी तक। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल टू क्या होगा, पहला स्टेप होगा एस से भी जाएंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, भी से टी जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा भी एट कॉन्स्टेंट टी। उसके बाद देखिए मेरा टी और भी दोनों ही किस में है, हेड में है, इसलिए दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये एक रिलेशन हो गया, और दूसरा रिलेशन हो जाएगा डेल्टा टी बाय डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, डेल वी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो अभी तक हमें 6 रिलेशन मिल गए हैं। ठीक है, हो गया। अभी हम ऐसे आ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में गए उसके उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, आया ना, ऐसे करके जा सकते हैं। तो ये मेरा पहला है, इसके लिए भी ये पहला है। उसके बाद ये ऐसे जाएगा, देन ऐसे मूव करेगा, तो ये दूसरा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा टी बाय डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, पी से जा रहा है एस को, एस इक्वल टू ये कैसा जाएगा, ऐसे गया पहले फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप कैसे गया, फर्स्ट स्टेप ऐसे गया, सेकंड स्टेप कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो क्या होगा, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा एस एट कांस्टेंट क्या होगा, एस के बाद आ रहा है पी, पी। उसके बाद देखिए आप कि मेरा जो एस है, मेरा जो एस है वो भी ब्रिज के किस में, वो भी क्या एरो के टेल में है, पी भी एरो के टेल में है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। समझ में आया। तो दोनों अगर माइनस हो गए तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा क्या, ये वाला। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ये अगर लिखोगे तो याद रखने के लिए इजी होगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी माइनस एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट पी माइनस भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट पी। डेल्टा ही बोल सकते हो, डेल भी बोल सकते हो, कुछ नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट पी। तो मुझे टोटल कितना रिलेशन मिल गया, टोटल रिलेशंस मुझे मिल गया 8। टोटल 8 रिलेशन होता है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन 8 होता है, जो 8 आपको मैंने करवा दिया। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि मैक्सवेल स्क्वायर को आपको कैसे यूज करना है, उसको यूज करके आपको कैसे निकालना है वैल्यूज, वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए मुझे क्या रिलेशन मिला था। देखिए मुझे रिलेशन मिला था डी एच इक्वल टू क्या मिला था, टी डी एस प्लस वी डी पी। ये ऑलरेडी मुझे मिल गया था, ये रिलेशन आया ना, ये रिलेशन मुझे ऑलरेडी मिल गया था। तो पहले अगर हम पकड़ें कि इफ एस इज कांस्टेंट, अगर हम एस को और एंट्रोपी को कांस्टेंट पकड़ें तो मेरा डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो मेरा दैट इम्प्लाइज डी एच एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, वी डी पी एट कॉन्स्टेंट एस। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच बाय डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू वी। समझ में आया? ये कैसे आया, ये कैसे आया वो आपको मैं बताता हूँ, रुकिए। ये कैसे आया मैं आपको ये बताता हूँ कि मैक्सवेल स्क्वायर से आया। उसके बाद अगर मैं लिखा डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एस जो होता है उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके लिखने से भी वही होता है, वही होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिखते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू पी, अगर कोई एस का टर्म होगा तो वो कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है। तो इफ क्या होगा सेकंड केस में, ये केस 1 है, केस 2 में इफ पी इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा मेरा डी पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ डी एच एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू टी डी एस, सेकेंड वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, टी डी एस एट कॉन्स्टेंट पी। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा डेल्टा एच बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू हो जाएगा मेरा टी। समझ में आया? तो मेरा डेल एच बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी प्रेशर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक मेरा एक्सप्रेशन था डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। आप ये कहाँ से लाए, ये सब मैक्सवेल स्क्वायर से ही निकला है, आपको ज़्यादा इसलिए कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ये सब मैक्सवेल स्क्वायर से ही निकला है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ये पी इज कांस्टेंट, अगर पी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा डी पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज डी जी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू वी डी पी तो जीरो हो गया माइनस एस डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू हो गया मेरा माइनस एस। और सेकेंड केस में क्या है, इफ टी इज कांस्टेंट, अगर मेरा टी कांस्टेंट है तो डी टी क्या हो जाएगा जीरो, मेरा डी टी क्या हो जाएगा जीरो। तो दैट इम्प्लाइज हो जाएगा डी जी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू वी डी पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो दैट इम्प्लाइज हो गया डेल्टा जी बाय डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू वी। तो मेरा वॉल्यूम का दो फॉर्मूला है, एक डेल्टा एच बाय डेल्टा पी एट डेल्टा एस इक्वल टू वी, और एक है डेल्टा जी बाय डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या है, वी है। तो ये आप लिख लीजिए रिलेशन, उसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन में जाएंगे। ये रिलेशनशिप आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट रिलेशन क्या था? मैक्स पहला जो हमने पोटेंशियल का निकाला था, डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। डी ए इक्वल टू क्या था? माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो इसके लिए अगर लिखूं कि एट कांस्टेंट क्या था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूं अगर, तो मेरा डी वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज डी ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, ये हो गया माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दैट इम्प्लाइज डेल्टा ए बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू हो गया मेरा माइनस एस, माइनस एस। ये पहला केस है। दूसरा केस में अगर मैं ले लिया कांस्टेंट टेम्परेचर को, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज डी ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस पी डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट इम्प्लाइज डेल्टा ए बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डेल ए बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस पी हो गया, माइनस पी हो गया। समझ में आया? माइनस पी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आएंगे, जहां पे क्या होगा, जहां पे मेरा होगा क्या बचा? डी यू का बचा ना, सब खत्म हो गया, डी यू का बचा है इक्वल टू डी यू इक्वल टू हो जाएगा पी डी वी माइनस टी डी एस। सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस होगा, माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस होगा। आप इसको मैक्सवेल स्क्वायर निकाल के जान भी सकते हो। तो पहला केस होगा एट कांस्टेंट वी, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? डी वी इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज डी यू भी माइनस क्या हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये वाला तो जीरो हो गया, टी डी एस एट कांस्टेंट वी, दैट इम्प्लाइज डेल यू बाय डेल एस, डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी इक्वल टू टी। ठीक है, सेकेंड केस में क्या आया? एट कांस्टेंट टी, सॉरी एट कांस्टेंट एस, तो एट कांस्टेंट एस डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? डी ऑफ यू एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस पी डी वी एट कांस्टेंट एस। तो दैट इम्प्लाइज डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस पी। ये वाला रिलेशन भी मिल गया। ठीक है, तो टोटल कितना रिलेशन मिला? 4 रिलेशन। टोटल कितना रिलेशन मिला? 8 रिलेशंस मिला। 4 इक्वेशन था, 8 रिलेशंस मुझे मिला। तो ये आप अच्छे तरह से एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैक्सवेल स्क्वायर का कोई ट्रिक में आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो को फिर से आप देखिए, इजी, पूरा इजी वे में मैंने बताया है। आप अगर इसको याद रखोगे तो बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक रिलेशंस आप डिराइव कर सकते हो। तो मैंने आपको ये जो सब रिलेशन बताया अभी, ये जो किया, इसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है कि मैक्सवेल स्क्वायर को यूज करके कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, वो इसके बाद मैं आपको बता दूंगा, वो इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
इसको लिख लीजिए। तो हमने जो रिलेशंस पढ़ा था उस रिलेशंस को हम कैसे मैक्सवेल स्क्वायर को यूज करके बना सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले आप क्या करना है, मैक्सवेल स्क्वायर बनाना है। मतलब ऐसा आपको डेरिवेशन करने के लिए एग्जाम में तो टाइम नहीं मिलेगा, तो मैक्सवेल स्क्वायर से कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये है SUV एट गुजरात, पंजाब, हरियाणा। उसके बाद क्या करना है, S से T तक एक एरो, P से V के डायरेक्शन में एक एरो डाल देना है। तो मेरा मैक्सवेल स्क्वायर बन के रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है, मुझे अगर S का वैल्यू निकालना है तो पहले मैं लिख दूंगा क्या, S। पहले मैं लिख दूंगा क्या, ट्रिक। आप अच्छी तरह से याद, मतलब इसको तो लिखा नहीं सकता ना, ये तो ट्रिक है। तो आप अच्छी तरह से मेरा बात सुनिए। पहले लिख देना है जिसका वैल्यू निकालना है, लिख दिया, इक्वल टू करना है और इसको डायगोनली मूव करवाना है। तो डायगोनली जब मूव करेंगे तो आएगा कौन, T आएगा। तो आएगा कौन, T आएगा, हाँ या ना। तो क्या करना है, एक डिवाइडेड साइन देके डेल्टा T लिख देना है, इक्वल टू डेल्टा T लिख देना है। तो क्या करना है, पहले डायगोनली मूव करना है। तो S को डायगोनली मूव करेंगे तो क्या आएगा, T आएगा, और दोनों को नीचे डेल करके लिख देना है। उसके बाद देखिए T के आसपास में कौन है, T के आसपास में A भी है और G भी है। तो एक जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा G लिख देंगे, एक जगह पे डेल A लिख देंगे। पहला स्टेप याद आया। तो क्या करना है, डायगोनली मूव करना है और जो मिला हमें उसको नीचे डिवाइड करके उसका डेल लिखना है। उसके बाद उसके आसपास जो है उनको ऊपर लिख देना है। पहला स्टेप हमारा खत्म। अभी दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखिए। अभी दूसरा स्टेप में मुझे क्या करना है, देखिए कि जो G है ये डेल G बाई डेल T है, ये डेल G बाई डेल T है। तो ये जो फेस है, ये जो साइड है, उसमें और कौन बच गया, P बच गया, हाँ या ना। मतलब डेल G और डेल T तो मैंने लिख दिया है, पर P बच गया है। तो वो P हो जाएगा क्या, एट कांस्टेंट P। वो जो बच जाएगा वो रह जाएगा कांस्टेंट, तो एट कांस्टेंट P हो गया। वैसे A और T को हमने लिख दिया है पर V नहीं है, तो ये हो जाएगा एट कांस्टेंट V। पहला स्टेप याद आया, डायगोनली मूव करना है, जो मिला हमें उसको नीचे डिवाइड करके लिखना है। उसके बाद उसके आसपास देखना है क्या क्या पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल को क्या करना है, दोनों को ऊपर लिख देना है। उसके बाद देखना है कि ये जो साइड है उसमें एक पैरामीटर आ गया। एक साइड में क्या रहता है, दो पैरामीटर रहता है और एक पोटेंशियल रहता है। तो पोटेंशियल मैंने लिख दिया है और एक पैरामीटर भी लिखा हुआ है। तो जो बच गया वो हो जाएगा क्या, कांस्टेंट। समझ में आया। उसके बाद फाइनल स्टेप में क्या करना है, ये जो S है ना, ये जो S है ना, वो एरो के हेड में है या टेल में है, वो एरो के टेल में है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, माइनस। ये हो जाएगा क्या, माइनस। समझ में आया। पहले डायगोनली मूव करना है, जो मिला उसको नीचे डिवाइड करना है उसका डेल। उसके बाद दो सेट लिखना है। उसके बाद उसके पास जो पोटेंशियल है उनको ऊपर लिखना है, और जो बच गया वेरिएबल, उस साइड में जो वेरिएबल एक्स्ट्रा है जो बच गया है उसको कांस्टेंट करके लिख देना है। और फाइनल स्टेप में मेरा जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर था उसको साइन देना है कि वो एरो के हेड में है या एरो के टेल में है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो पहला S का तो हो गया एक्सप्रेशन, यही तो निकाले थे ना हम। आप अच्छे तरह से पीछे जाके देखिए, यही हमने निकाला था।
हाँ या ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एस इक्वल टू माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू माइनस डेल ए बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी। यही तो हमने डिस्कस किया था। आप एक बार जाके चेक कर लो, आपकी खुशी के लिए आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला हमारा रिलेशन हो गया, मतलब वहां से हमें जो 8 रिलेशन मिले थे उनमें से 2 रिलेशन तो हमें अभी ही मिल गया। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि मुझे प्रेशर निकालना है, तो मुझे क्या करना है, प्रेशर को सिलेक्ट किया, हाँ या ना? तो प्रेशर इक्वल टू क्या हुआ, डायगोनली आया तो मुझे क्या मिला, मेरा वॉल्यूम मिला। तो डेल भी हो गया। उसके बाद वॉल्यूम के पास कौन कौन है, ए है और यू है, तो डेल ए लिख दिया और एक डेल यू लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों आ गए, तो बचा कौन, टी। यहाँ पे वैसे ही यू और भी दोनों आ गए, बचा कौन, एस, तो एस हो गया। पी एरो के टेल में है तो माइनस हो गया, पी एरो के टेल में है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ में आया? उसके बाद पकड़ लीजिए, मुझे टी निकालना है, मुझे टी का वैल्यू निकालना है। तो डायगोनली मूव किया तो कौन आया, एस आया, तो मैंने एस से पहले लिख दिया, डेल्टा एस करके लिख दिया। एस के पास कौन कौन है, एच है और यू है, तो एक जगह पे डेल्टा एच लिख दिया, एक जगह पे डेल्टा यू लिख दिया, डेल एच लिख दिया, एक जगह पे डेल यू लिख दिया। फाइनल स्टेप मेरा डेल एच है, डेल एस है, हाँ या ना, डेल एच और डेल एस है, तो बचा कौन, पी, यहाँ पे पी। वैसे ही यहाँ पे क्या है, और एक है जो डेल यू है और डेल एस है, तो बचा कौन, भी, तो ये हो गया भी। और टी तो मेरा क्या है, एरो के हेड में है, इसलिए ये तो पॉजिटिव रहा। ठीक है, ये वाला खत्म एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बचा कौन, भी। तो भी इक्वल टू क्या होगा, भी से डायगोनल जाओ तो कौन आता है, पी आता है, तो पी क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा, पहला स्टेप। उसके बाद पी के आसपास कौन है, जी है और एच है, तो एक जगह पे हम लिख देंगे एच और एक जगह पे लिख देंगे क्या, जी। एक जगह पे एच लिख दिए, एक जगह पे क्या लिख दिए, जी लिख दिए। तो एच और पी हमने ले लिया, तो एच और पी ले लिया, बचा कौन, एस, तो एस हो गया। यहाँ पे जी और पी हमने लिख दिया, तो बचा कौन, टी, ये हो गया टी। और भी तो मेरा एरो का हेड में है, इसलिए ये तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए भी तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये वाला पॉजिटिव साइन रहेगा। तो मुझे मिल गया मेरा 8 रिलेशन जो मैंने प्रीवियसली डिराइव किया था, उसको भी मैं मैक्सवेल स्क्वायर देख के लिख सकता हूं, उसको भी मैं मैक्सवेल स्क्वायर को यूज करके लिख सकता हूं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं मैक्सवेल स्क्वायर को बेस करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, indicate
which of the following indicate which of the following is not correct, is not correct। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन में दिया है डेल्टा टी बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा एस एट कांस्टेंट वी। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है कि माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और प्लस डेल्टा वी डेल्टा एस एट कांस्टेंट पी। सी में दिया है माइनस डेल्टा एस बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। और डी में दिया है माइनस डेल्टा एस बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो चार एक्सप्रेशन मुझे दिया है और इनमें से कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट कौन सा है वो देखना है, करेक्ट कौन कौन सा है और इनकरेक्ट कौन कौन सा है वो देखना है। तो क्वेश्चन में मांगा है कि कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें चूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप मैक्सवेल का स्क्वायर बना देंगे और बॉर्न स्क्वायर बनाएंगे, और क्या बोलते हैं इसको, बॉर्न स्क्वायर। तो SUV एट गुजरात पंजाब हरियाणा, S से T के और एरो, P से V के और एरो, हो गया। तो पहले में दिया है क्या T बाय V, तो ऐसे आएगा T बाय V। तो कैसे मूव किया, T से V, V से S, T से V, V से S मूव किया ना। तो डेल्टा T बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट S इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, पहले S है तो S क्या है, एरो के टेल में है, तो ये तो माइनस हो गया। तो T से V अगर जा रहा है तो P से कौन जाएगा, S जाएगा, तो डेल्टा P बाय डेल्टा S हो जाएगा, डेल्टा P बाय डेल्टा S हो जाएगा। ऐसे मूव किया, उसके बाद ऐसे आएगा, तो S के बाद कौन है, V है, तो ये हो जाएगा क्या, V। तो पहला तो करेक्ट है, ये वाला तो सही है, ये वाला सही एक्सप्रेशन है। उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे, तो दूसरा वाला में दिया है T से P को जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, T से P जा रहे हैं, उसके बाद P से कौन कहाँ जाएंगे, S जाएंगे। तो ये हो जाएगा, पहले T रह जाएगा, P रह जाएगा, उसके बाद कौन रह जाएगा, S रह जाएगा। S है मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि S टेल में है। उसके बाद अगर हम T से P जा रहे हैं तो हमें V से S तो जाना ही पड़ेगा, तो लिख देंगे क्या, डेल V बाय डेल S लिख दिए। S के बाद कौन है, P है, तो ये आ गया P, हाँ या ना। तो P कहाँ पे है, एरो के टेल में है, तो ये भी तो नेगेटिव होना है। पर मेरा सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, ये वाला नेगेटिव दिया है पर ये वाला पॉजिटिव दिया है, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन क्या है, गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये मेरा MCQ टाइप का क्वेश्चन है। MSQ दिया होता तो अलग होता कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कौन सा है। तो ये मुझे अगर इनकरेक्ट मिल गया है तो मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। आप सी और डी के लिए खुद चेक कर सकते हो, सी और डी के लिए खुद चेक कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैसे चेक करना है, एस और वी लिखा है ना, कैसे चेक करना है, फर्स्ट देखता हूँ, एस और वी लिखा है तो एस बाय वी हो गया। वी के बाद कौन आता है, टी आता है, तो टी कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, तो पॉजिटिव रहना चाहिए, टी पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए पी से टी जा रहा है, पी से टी जा रहा है, टी के बाद कौन आता है, वी आता है, तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो दो साइड नेगेटिव है, उसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे और पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे शॉर्टकट में देखना है। जैसे इसको देखते हैं हम, एस से पी को जा रहा है, एस से पी को जा रहा है, कांस्टेंट कौन है, टी है, तो सही है। टी कहाँ पे है, एरो के हेड में है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे आएगा कांस्टेंट टी पॉजिटिव इक्वल टू। उसके बाद कहाँ से जा रहा है, एस से अगर जा रहा है पी को, तो मेरा भी से डी तक जाएगा, भी से टी तक जाएगा, तो भी से टी जाएगा,
तो पहले ये हो गया, उसके बाद टी के बाद कौन है, पी है, तो हो गया। और पी कहाँ पे है, एरो के टेल में, तो ये नेगेटिव हो गया। हाँ या ना, तो सेम है ना, नेगेटिव साइन अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला एक्सप्रेशन तो आ जाएगा ना। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो ये भी मेरा सही है, ये भी सही है, ये एक ही गलत है, तो इसलिए मेरा आंसर हो गया क्या, बी ऑप्शन। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। बहुत ही देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके जाम में भी आता है, नेट और गेट में डायरेक्ट आ जाता है। तो अगर आपको मैक्सवेल स्क्वायर पता नहीं है तो आप कितना बड़ा गलती कर रहे हो, आप ही सोचो। क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे, मतलब ये तो मतलब फ्री का क्वेश्चन जैसा है, मतलब आराम से जाके मार्क्स स्कोर करना है ये क्वेश्चन को आप अटेंड अगर करोगे तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है सो दैट del u by del s at constant p equal to t minus p del t by del s at constant s। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए। तो पहले तो हमें del u चाहिए, तो del u जानने के लिए हमें du वाला लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो du वाला एक्सप्रेशन क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, है ना। टी डी एस माइनस क्या होता है, पी डी वी होता है, ठीक है। पी डी वी होता है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डेल यू बाय डेल एस चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी यू बाय डी एस इक्वल टू टी डी एस बाय डी एस माइनस पी डी वी बाय डी एस लिख सकता हूँ। तो मेरा डी एस तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद मुझे कांस्टेंट प्रेशर, पहला स्टेप है मेरा कांस्टेंट प्रेशर वाला टर्म मुझे इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं इसको लिखूँ अगर ऐसा, डेल बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस पी डी वी बाई डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। तो इसको मैं ऐसे डेल्टा में भी लिख सकता हूँ, डेल यू बाय डेल एस। इसका मीनिंग ऐसा हो जाएगा, मतलब ये पार्शियल में बन जाएगा पी इंटू डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट पी, ठीक है। पर मुझे प्रूफ क्या करना है, डेल टी बाय डेल एस का प्रूफ करना है। पर यहाँ पे क्या दिया है, डेल वी बाय डेल एस मेरा दिया है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन में एक ये था, ऐसा नहीं होता, दोनों ऐसे नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि डेल टी बाय डेल पी दिया है, डेल टी बाय डेल पी दिया है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैक्सवेल स्क्वायर ड्रॉ करूंगा। क्या था मेरा, ऐसा था एस यू वी एट गुजरात पंजाब हरियाणा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, डेल एस बाय डेल वी बाय डेल एस है। तो मेरा एक्सप्रेशन होगा डेल वी बाय डेल एस, डेल वी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा। और प्रेशर क्या है, एरो के किस में है, टेल में है, तो ये माइनस है। तो डेल वी बाय डेल एस अगर मैं जा रहा हूं तो इधर से कहाँ जाऊंगा, डेल पी बाय डेल टी बाय डेल पी को जाऊंगा, एट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मुझे मैक्सवेल रिलेशन से ये मिल गया। तो दैट इम्प्लाइज मेरा डेल वी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू क्या हो रहा है, डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट कर देना है। तो मेरा हो जाएगा डेल एस एट कॉन्स्टेंट p इक्वल टू टी माइनस पी डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट s। ये कहाँ से आया, फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स रिलेशन। तो मैक्सवेल रिलेशन को हमें यूज करके हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। तो मेरा प्रूफ
हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। मुझे शो करना था, मैंने उसको शो करवा दिया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप जितना क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स समझोगे उतना आपके लिए टफ होता जाएगा। इसलिए हर वक्त सोचना है कि क्वेश्चन मेरा सिंपल है, मैं आराम से जाके करूंगा और मार्क्स स्कोर करके आऊंगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू और क्वेश्चन है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डेल्टा S बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू A P बाय T B T बाय P C P T D P बाय V। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि अकॉर्डिंग टू मतलब इसको मैक्सवेल इक्वेशन हमें यूज करना है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या होगा। तो अभी फर्स्ट पकड़ लीजिए, हमें एस मतलब कोई आइडियल गैस का कुछ इक्वेशन हमें पता नहीं जिसमें एस का इन्वॉल्वमेंट हो। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम मैक्सवेल रिलेशन का यूज करेंगे। तो क्या लिखना है, अगर आपको एक्सप्रेशन याद नहीं है तो क्या लिखना है, एस यू वी एट गुजरात पंजाब एंड हरियाणा, गुजरात पंजाब हरियाणा। एस से टी के ओर जाओ, पी से वी के ओर गया, हो गया। तो मेरा यहाँ पे दिया है क्या, डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, टी तो क्या है, पॉजिटिव है इसमें ना, मतलब ऐसे गया ऐसे आया तो ये पॉजिटिव है क्योंकि टी एरो के टेल में है। इक्वल टू हो जाएगा क्या, डेल एस से अगर डेल वी जा रहा है तो हमें पी से टी जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डेल पी बाय डेल टी। टी के बाद कौन है, एट कॉन्स्टेंट वी, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वी कहाँ पे है, एरो के हेड में है। तो ये मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। तो मेरा क्या एक्सप्रेशन मुझे मिल गया, डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये मिल गया। तो मुझे पता है कि आइडियल गैस के लिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू क्या होगा, आर टी होगा। पी वी इक्वल टू क्या होगा, आर टी होगा। तो दैट इम्प्लाइज पी इक्वल टू होगा आर टी बाय वी, पी इक्वल टू क्या होगा, आर टी बाय वी। तो मैं इस वैल्यू को अगर पुट किया तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल टी आर टी बाय वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट है, कंडीशन दिया है आर तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो आर बाय वी इंटू डेल बाय डेल टी इंटू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है, हाँ या ना। डेल टी बाय डेल टी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, आर बाय वी, हो गया आर बाय वी। पर मेरा ऑप्शन में आर बाय वी दिया नहीं है, मेरा ऑप्शन में आर बाय वी दिया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा देखिए
आर इक्वल टू क्या है, आर है, भी इक्वल टू क्या होगा, आर टी बाई पी हो जाएगा, हाँ या ना, भी इक्वल टू हो जाएगा आर टी बाई पी। तो इक्वल टू क्या आ गया, आर आर कैंसल आउट हो गया, पी बाय टी। ये मेरा आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, पी बाय टी मेरा ए ऑप्शन है। तो मेरा आंसर है कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए। मेरा आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम मैक्सवेल thermodynamic relations, the value of P may be obtained in terms of first derivative ब्रैकेट में दिया है पार्शियल ऑफ thermodynamic potentials from Maxwell thermodynamic relation, the value of P may be obtained in terms of first derivative of thermodynamic potentials। ए ऑप्शन में दिया है G और U, बी ऑप्शन में दिया है G और A, सी ऑप्शन में दिया है A और U, डी ऑप्शन में दिया है H और U। ठीक है, तो मेरा प्रेशर के लिए क्या आएगा, देखिए मेरा प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, आप पहले देखिए। तो मेरा प्रेशर के लिए आता है डेल यू बाय डेल वी डेल यू, लिखिए डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस, एक आएगा माइनस पी इक्वल टू, दूसरा क्या है, दूसरा वाला क्या है, याद कीजिए, डेल ए बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, दूसरा है डेल ए बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। तो मेरा जो P है वो किस किस पोटेंशियल के फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड कर रहा है, U के ऊपर डिपेंड कर रहा है और A के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मेरा आंसर आएगा सी ऑप्शन, कि प्रेशर का एक्सप्रेशन जो मैक्सवेल रिलेशन से हमें मिलेगा वो A और U का फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करेगा और उनके टर्म्स में वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैक्सवेल रिलेशन और मैक्सवेल स्क्वायर के बारे में हमें जो भी पढ़ना था हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, साइक्लिक रूल के बारे में।
तो साइक्लिक रूल में हमें क्या पढ़ना है, देखिए साइक्लिक रूल क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन partial derivative of three interdependent variables which can be represented in a cycle। मतलब रिलेशन बिटवीन होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, उनको एक साइक्लिक प्रोसेस में हम डाल देते हैं, मतलब एक साइकिल में डाल देंगे और बोलेंगे कि उनके पार्शियल डेरिवेटिव का रिलेशन क्या होगा, वही होता है क्या, मेरा साइक्लिक रूल। ठीक है, तो मेरा जो साइक्लिक रूल है उसका और कुछ नाम है, क्या क्या नाम है लिख लीजिए। एक है ट्रिपल प्रोडक्ट रूल, इसका दूसरा नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट रूल, और एक नाम है इसका यूलर्स चेन रूल, यूलर्स चेन रूल। ठीक है, और साइक्लिक चेन रूल भी इसको बोलते हैं। तो ये सब इसका नाम है। तो इसने बोला कि ये एक मेरा साइकिल है, पकड़ लीजिए, यहाँ पे मेरा x है, यहाँ पे मेरा y है और यहाँ पे मेरा z है। यहाँ पे मेरा x है, यहाँ पे मेरा y है, यहाँ पे मेरा z है। तो अगर ऐसे इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ साइकिल में कि मेरा x से y को जा रहा है, उसके बाद y से z जा रहा है, उसके बाद z से क्या x को मूवमेंट हो रहा है, तो ये आइदर ऐसे हो सकता है जो कि क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ऐसे भी हो सकता है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मतलब मेरा यहाँ पे x रहेगा, y रहा, z रहा, तो मेरा ऐसे भी मूव कर सकता है। क्लॉकवाइज मूव करे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, बोला है कि उनका रिलेशन क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव का, वो होगा क्या साइक्लिक रूल। तो साइक्लिक रूल क्या बोलता है कि अगर हम x से स्टार्ट करें तो डेल्टा x बाय x के बाद कौन आएगा, y आएगा, और x और y अगर हमने लिख दिया उसके बाद कौन बच गया, z इनटू y के बाद कौन आएगा, साइकिल में हम चल रहे हैं तो x के बाद y के बाद कौन आएगा, z, डेल्टा y बाय डेल z एट कांस्टेंट x। देन z के बाद कौन आएगा, डेल z बाय डेल x एट कांस्टेंट y इक्वल टू -1। ये होता है मेरा साइक्लिक रूल। समझ में आया कि x के बाद y आया, y के बाद z आया, z के बाद x आया इक्वल टू -1। ये कब हुआ, जब इसका रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज, जब साइकिल का मूवमेंट हुआ क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी होगा तो भी हम साइक्लिक रूल यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें देखना है कि किसके बाद कौन आ रहा है, सिर्फ हमें देखना है कि किसके बाद कौन आ रहा है, जैसा मूव करेगा हमें वैसा लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल x बाय डेल z एट कॉन्स्टेंट y, z के बाद कौन आ रहा है, y आ रहा है, x, y के बाद कौन आ रहा है, x आ रहा है, z इक्वल टू -1। तो स्टार्ट होगा x से, एंड भी होगा x से, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट से एंड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या हम, साइक्लिक रूल। तो साइक्लिक रूल यही बोलता है कि 3 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर रिलेशनशिप क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो -1 हो जाएगा। वही तो बोला है साइक्लिक रूल ने, वही तो बोला है।
तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। आपका मन हुआ कि आप बोलोगे कि ना मैं y से शुरू करूंगा, तो आप y से भी शुरू कर सकते हो, सेम ही होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल वाई बाय डेल जेड, पर आपको डायरेक्शन देखना है कि y के बाद z आएगा। अब y से भी लिखना शुरू करो चलेगा, पर यहाँ पे देखिए डायरेक्शन जैसा है कि y के बाद कौन आ रहा है, z आ रहा है, तो z को आना ही है, z को जरूर आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। डेल जेड एट कांस्टेंट x, उसके बाद z आएगा, z के बाद x आया, x के बाद कौन आएगा फिर से, ठीक है। y के बाद कौन आया, z आया, z के बाद आया कौन, x आया, उसके बाद x आ गया, x के बाद कौन आएगा, y आएगा -1। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी लिखा तो सही है, ये भी लिखा तो सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जेड से भी शुरू कर सकते हो, जेड से अगर, इसके लिए क्लॉकवाइज के लिए लिख रहा हूँ, जेड से अगर शुरू करोगे तो क्या होगा, डेल जेड बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, उसके बाद डेल एक्स बाय डेल वाई एट कांस्टेंट क्या है, जेड, डेल वाई बाय डेल जेड एट कांस्टेंट एक्स इक्वल टू -1। जहां से आप शुरू करो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना देखना आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ गलती किया है या नहीं। अगर जेड से शुरू हो रहा है, जेड से खत्म हो रहा है, यहाँ पे वाई से शुरू, वाई से खत्म, यहाँ पे एक्स से शुरू, एक्स से खत्म, ठीक है, होगा। तो ये जो फंक्शन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 3 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड मेरा क्या है, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। समझ में आ गया? तो मेरा साइक्लिक रूल वो फॉलो करेगा, लिख लीजिए। ठीक है, तो उससे हमें पता चला कि अगर हम 3 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल पी, भी और टी लेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लेंगे, तो क्या होगा देखिए, लिख देना प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम इधर टेम्परेचर। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हो जाएगा क्या, डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो हो जाएगा डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट पी, डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू -1। तो मैं अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पैरामीटर लिया, वो तो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, ये लोग क्या रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो मेरा ये मिल गया साइक्लिक रूल। तो अभी आप इस साइक्लिक रूल को प्रूव भी कर सकते हो, आप इस साइक्लिक रूल को प्रूव भी कर सकते हो। तो प्रूव कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वो जानने के लिए पहले हमें एक
चीज जानना पड़ेगा कि अगर कुछ है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी जेड इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट y dx प्लस डेल जेड बाय डेल y एट कांस्टेंट x dy। इस टाइप का हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप का हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो केस है प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर इंटरडिपेंडेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब प्रेशर को मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हाँ या ना। तो दैट इम्प्लाइज क्या हुआ, dP इक्वल टू मिल गया मुझे डेल्टा P बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट T dV प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट V dt, एट कांस्टेंट V dt। ठीक है, ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे लिया हूं कि मेरा P V और T है और वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो मैंने उसके लिए साइक्लिक रूल को मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ से मुझे प्रूव कर लूँगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहला स्टेप में देखिए, मैं मेरा पहला स्टेप में क्या करूँगा कि मेरा पकड़ लूँगा कि इफ मेरा प्रेशर कांस्टेंट है देन क्या होगा, dP का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट T dV एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट V dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dt एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकता हूँ ऐसे। तो दैट इम्प्लाइज अगर मैंने बोथ साइड से dv को डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा ऐसे प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट V इंटू क्या हो जाएगा डेल T बाय डेल V एट कांस्टेंट P। क्या किया मैंने, इक्वल टू 0 डिवाइडिंग डेल्टा V एट कांस्टेंट P बोथ साइड्स। ठीक है, तो डेल्टा T बाय डी वी एट कांस्टेंट P जो होता है डेल T बाय डेल V एट कांस्टेंट P भी वही होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हो गया। तो दैट इम्प्लाइज में क्या लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज में क्या लिख सकता हूँ, बोलिए क्या लिखूंगा, डेल्टा P बाय डेल्टा V मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा P बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा T बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा T एट। तो समझ में आया कि मुझे क्या प्रूव करना है, P V T अगर है तो वो साइक्लिक रूल फॉलो कर रहे हैं, वो क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लिक रूल दोनों के लिए लागू होता है। तो मुझे एक ही प्रूव करना है, तो ये मुझे यहाँ से पता चल गया। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा P बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट V डेल्टा T बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट P इंटू 1 बाय डेल्टा P बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट T इक्वल टू -1।
तो ये जो 1 है उसको मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट v डेल्टा टी बाय डेल्टा v एट कांस्टेंट v इनटू हो गया ये डेल्टा v बाय डेल्टा p एट कांस्टेंट t इक्वल टू -1। तो p से शुरू हुआ p पे खत्म हुआ, तो यही है मेरा क्या साइक्लिक रूल, विच इज द साइक्लिक रूल। तो मेरा साइक्लिक रूल क्या हो गया, प्रूव हो गया। मेरा साइक्लिक रूल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो कैसे हम साइक्लिक रूल को प्रूव करेंगे आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक रूल का मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। अभी कुछ प्रॉब्लम करते हैं साइक्लिक रूल को बेस करके हम लोग। तो क्वेश्चन दिया है वेरीफाई साइक्लिक रूल फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। यह है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो हम कैसे करेंगे देखिए। तो हमें पता है कि मेरा आइडियल गैस क्या है, सॉल्यूशन आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू RT होगा। किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू क्या होगा, RT होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन सा है, P, V और T, ये तो दोनों मेरा क्या है, 3 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो ये 3 क्या है मेरा, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ है क्या, दे फॉलो साइक्लिक रूल, दैट इज साइक्लिक रूल क्या बोला है। अगर हम कुछ भी कंसीडर करें, ऐसे P है, V है और T है, ऐसे कंसीडर हम क्लॉकवाइज कंसीडर कर देते हैं, तो क्या होगा, दैट इज डेल P बाय डेल V एट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, इंटू डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटू डेल T बाय डेल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू -1। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, -1। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा इन सब का। तो डेल P बाय डेल V एट कांस्टेंट T इक्वल टू क्या होगा। तो मेरा आपको पता है कि PV इक्वल टू RT हो रहा है, PV इक्वल टू क्या हो रहा है, RT हो रहा है। तो वहां से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, PV इक्वल टू RT है। तो दैट इम्प्लाइज P इक्वल टू क्या होगा, RT बाय V होगा। वैसे मेरा V इक्वल टू क्या होगा, RT बाय P होगा, और T इक्वल टू क्या होगा, PV बाय R होगा। समझ में आया। तो पहला स्टेप है मेरा डेल्टा P बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट T मुझे निकालना है। तो डेल्टा P बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट T क्या हो जाएगा,
डेल बाय डेल वी ऑफ आर टी बाय वी इंटू कॉन्स्टेंट टी। तो मेरा यहाँ पे टी कांस्टेंट है, तो मेरा आर टी बाहर निकल जाएगा, डेल बाय डेल वी ऑफ 1/v एट कांस्टेंट क्या हो गया, टी हो गया। तो आप सबको पता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता था, -1/x² होता था। तो इसलिए मेरा इसका वैल्यू आ जाएगा -RT/v²। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -RT/v² आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करता हूं अभी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट वाला डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, हाँ या ना। तो v का वैल्यू क्या है, आर टी बाई पी। तो मैं लिख सकता हूँ डेल बाय डेल टी ऑफ आर टी बाई पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आर बाय पी तो बाहर चला जाएगा, डेल टी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा आर बाय पी, आया ना। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आएगा क्या, डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट वी। तो टी का वैल्यू क्या है मेरा, पी वी बाय आर। तो मैं लिख सकता हूँ डेल बाय डेल पी ऑफ पी वी बाय आर एट कांस्टेंट वी। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी बाय आर बाहर चला जाएगा, डेल पी बाय डेल पी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू क्या हो गया, वो वी बाय आर हो गया। वो हो गया क्या, वी बाय आर हो गया। सो मेरा डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी मल्टीप्लाइड बाय डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी मल्टीप्लाइड बाय डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू क्या हो गया, P से P तक आ गया, मतलब ये साइक्लिक रूल ही है। तो मैं यूज करूँगा -RT/v² मल्टीप्लाइड बाय R बाय पी मल्टीप्लाइड बाय V बाय R। तो मेरा R कैंसल आउट हो गया, v² से v कट गया, इधर से ऊपर से v कट गया, तो हो गया क्या, -RT/PV। और आप सबको पता है PV इक्वल टू RT होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -RT/RT इक्वल टू -1। तो मेरा ये जो टर्म था वो हो गया क्या, -1। समझ में आया, इसको आपने लिख लिया होगा, इरेज करना। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, डेल पी बाय डेल वी टी डेल वी बाय डेल टी पी डेल टी बाय डेल पी वी इक्वल टू -1। तो मेरा प्रूव हो गया, मेरा साइक्लिक रूल वेरीफाई हो गया, और वेरीफाइड लिख लीजिए। साइक्लिक रूल मेरा वेरीफाई हो गया, किसके लिए, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। उसके बाद हम आज के क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करेंगे और छुट्टी। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का, तो क्वेश्चन लिखिए, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस del P by del T at constant volume del V by del T at constant pressure and del V by del P at constant temperature is equal to क्या? ए ऑप्शन दिया है -1, बी ऑप्शन दिया है -r² बाई पी स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया है +1, डी ऑप्शन दिया है r² बाई पी स्क्वायर। तो पहली बात है, ये तो साइक्लिक रूल है या नहीं हम पहले देख लेते हैं। आप बोलो ये साइक्लिक रूल है? ये साइक्लिक रूल को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि P के बाद T आ रहा है, हाँ या ना? T आ रहा है, उसके बाद T के बाद क्या आना चाहिए? V के बाद फिर से आना चाहिए क्या? P। समझ में आया? साइक्लिक रूल ये कब होता है? जब ये होता है कि del P बाय del T, ये होता है del T बाय del V कांस्टेंट P, और ये होगा क्या? और ये होगा क्या? ये होगा del V बाय del P एट कांस्टेंट T। ये अगर होता तो मेरा ये साइक्लिक रूल होता, और उसका वैल्यू होता क्या? -1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता तो उसका वैल्यू होता क्या? -1। हम डायरेक्ट लिख लेते कि इसका वैल्यू है -1, पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में इसको क्या कर दिया है? del V बाय del T कर दिया है, मतलब इसका आंसर तो अलग ही आएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्या बताया था आपका? del P बाय del T एट कांस्टेंट V निकाला था मैंने, आया ना? कैसे निकलेगा? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू क्या होगा? RT होगा। तो del बाय del T RT बाय V एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू कितना निकला था? R बाय V निकला था, हाँ या ना? R बाय V निकला था। उसके बाद देखिए del V बाय del T एट कांस्टेंट P, इसमें क्या करेंगे? del बाय del T, V का वैल्यू क्या होगा? RT बाय P एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हो गया ये क्या? P del बाय del T RT एट कांस्टेंट प्रेशर, आया ना? प्रेशर जो बाहर चला गया, P नहीं है ये, R बाय P बाहर चला गया, ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया? R बाय P इक्वल टू हो गया क्या? R बाय P। देन del V बाय del P एट कांस्टेंट T क्या होगा? देखिए del V बाय del P एट कांस्टेंट T क्या होगा? देखिए del बाय del P, V का वैल्यू क्या है? RT बाय P एट कांस्टेंट T, तो T कांस्टेंट है इसलिए RT मेरा कहाँ चला गया? बाहर चला गया, ये हो गया del बाय del P 1 बाय P T इक्वल टू हो गया -RT बाय P स्क्वायर, हो गया -RT बाय P स्क्वायर। तो मेरा इसका वैल्यू क्या हो गया? R बाय V, इसका वैल्यू हो गया R बाय P, इसका वैल्यू हो गया -RT बाय P स्क्वायर, -RT बाय P स्क्वायर। तो मैं लिख क्या सकता हूँ? देखिए मैं लिख सकता हूँ कि मेरा ये जो टर्म है उसका वैल्यू हो जाएगा, ये जो टर्म है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये P है, ठीक है, एट कांस्टेंट T। ये टर्म का वैल्यू का इक्वल हो जाएगा R बाय V इंटू R बाय P इंटू -RT बाय P स्क्वायर, -RT बाय क्या हो गया? P स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ R² इंटू -RT डिवाइडेड बाय PV इंटू P स्क्वायर। तो आपको पता है कि PV का वैल्यू क्या होता है? RT होता है, तो R² इंटू -RT डिवाइडेड बाय RT इंटू P स्क्वायर। क्यों? PV इक्वल टू RT, सिंस PV इक्वल टू RT ये हो जाएगा, तो RT कैंसल आउट हो गया, तो -R² बाय P स्क्वायर।
तो मेरा इस टर्म का वैल्यू आ रहा है क्या, -r² / p², जो कि मेरा बी ऑप्शन है, जो कि मेरा क्वेश्चन में बी ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, पहले ये टर्म के हिसाब से निकाल दिया, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके del P/delta H कांस्टेंट भी निकाला, del V/delta H कांस्टेंट P निकाला, del V/delta H कांस्टेंट T निकाला, और उन तीनों का वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। अगर ये साइक्लिक रूल फॉलो करता होता तो हम उसको डायरेक्टली इसका वैल्यू -1 लिख देते, पर ये साइक्लिक फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि P के बाद T आ रहा है, तो सेकेंड एक्सप्रेशन में T आएगा पहले, उसके बाद कौन आएगा, V आएगा, देन V और P आएगा, पर यहाँ पे ये उल्टा है, इसलिए हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो आज हमने मैक्सवेल स्क्वायर और मैक्स बोर्न स्क्वायर और उसके साथ हमने क्या पढ़ लिया, साइक्लिक रूल के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मल कोफिशिएंट के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, उसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और देन हम थोड़ा पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर बोलिए कि हमारे चैनल को वो भी देखें, सब्सक्राइब करें, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो जो टॉपिक शुरू हो गया है हमारे यूट्यूब चैनल में ज़रूर जाके उसको वीडियो को एक बार आप देखिए। तो अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए।